नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज आपके लिए चालू की है, क्रैश कोर्स जो कि रेलवे 2020 की एग्जाम्स जो होने वाली है, एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम्स होने वाला है, उसके लिए हमने जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट अवेटेड, बहुत जो आपने ज़्यादा डिमांड की थी जो सीरीज़ की क्रैश कोर्स की, उसको हमने चालू किया है। उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए दूसरे नंबर का वीडियो लेके आया हूँ। उसके पहले मैं एक वीडियो कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आई के बटन से देख लीजिएगा। आई के बटन पर मैंने जोड़ दिया, कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दी है। देखिए दोस्तों, मैं आपको टोटल 3000 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूंगा और यकीन मानिए कि जिस भी बच्चे ने 3000 क्वेश्चन देख लिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं भी यहीं पर हूं, आप भी यहीं पर, इस 3000 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। मैं आपको बता दूं कि 100%, ऐसा तो पूरा 100% तो नहीं, लेकिन 80% तक इन 3000 क्वेश्चन में से ही आएंगे। मतलब 2400 क्वेश्चन के समथिंग आप मान लीजिए कि इनमें से ही आने वाले हैं आपके क्वेश्चन। तो आप एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिए और एक भी वीडियो को स्किप मत कीजिए। पूरे में आपके लिए 50 वीडियो लेके आऊँगा और हर वीडियो के अंतर्गत 60 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार हम 3000 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे और 3000 क्वेश्चन से बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं होने वाला है। मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं 3000 क्वेश्चन में से पूछे जाएंगे। आपको एक और चीज़ बता दूं कि आज का हमारा दूसरा नंबर का वीडियो है, तो इसका मैंने कट ऑफ भी बता देता हूं आपको। 60 क्वेश्चन होंगे इसमें। 50 या 50 से ज़्यादा जिन भी बच्चों को एग्जाम में इस टेस्ट में आएंगे, यकीन मानिए कि आप 99% सिलेक्ट हो चुके हैं एग्जाम में, क्योंकि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। और जिनको नहीं आए, कोई घबराने की बात नहीं है। आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन को समझिए, तो आपकी भी तैयारी अच्छी हो जाएगी और आप भी सिलेक्ट होने के मुहाने पर पहुंच जाएंगे। मतलब आप एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिए और पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। पीडीएफ में आपको बता चुका हूँ, पीडीएफ जब पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे सभी, तो रिवीजन के लिए मैं आपको 3000 क्वेश्चन की एक कंप्लीट पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा। तो चलिए, आज का दूसरे नंबर का वीडियो क्रैश कोर्स फॉर रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम 2020 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शुरू करते हैं। मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में आप भी आंसर देने की कोशिश कीजिए। साथ में एक लाइक फटाफट सभी स्टूडेंट्स वीडियो शुरू होने से पहले कर दीजिए और शेयर जब वीडियो कंप्लीट हो जाए तो जरूर कीजिएगा। और मैं आपको सब्सक्राइब का बता चुका हूं, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन जरूर दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि नोटिफिकेशन नहीं आ रहे। नोटिफिकेशन तभी आएंगे जब आप जो बेल आइकॉन है उसको एक्टिवेट करेंगे और ऑल नोटिफिकेशन को एक्टिवेट करेंगे। सब्सक्राइब भी ध्यान से कीजिए, अनसब्सक्राइब मत कीजिएगा। सब्सक्राइब आपको करना आना चाहिए। चलिए, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है। आपको बताना है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बताएंगे सभी स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में। चलिए, इसका सही उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 4 जुलाई को सूर्य और पृथ्वी जो होती है उसके बीच अधिकतम दूरी कब होती है, 4 जुलाई को होती है। देखिए, साल में 2 बार ऐसे मौके आते हैं जब सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है एक बार, और एक बार न्यूनतम दूरी होती है। तो जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है वो कब होती है और सबसे अधिकतम दूरी कब होती है? देखिए, तो सबसे अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को। अगर लेकिन न्यूनतम दूरी की बात करें तो जनवरी के महीने में सबसे न्यूनतम दूरी होती है। तो जो कम दूरी होती है, मतलब जनवरी के महीने में सूर्य और पृथ्वी बहुत पास में आ जाते हैं, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? इस स्थिति को कहते हैं उपसौर कहा जाता है। इस स्थिति को क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। लेकिन अगर बात करें जुलाई की, तो जुलाई में सूर्य और पृथ्वी के बीच बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? अपसौर कहा जाता है। तो याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि उपसौर और अपसौर कब होते हैं। तो उपसौर कब होता है? जनवरी में होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच बहुत दूरी कम हो जाती है, मतलब दोनों सूर्य और पृथ्वी पास आ जाते हैं। और जब सूर्य और पृथ्वी दूर चले जाते हैं तो उस स्थिति को अपसौर कहते हैं, और ये ऐसी स्थिति जुलाई में बनती है। मतलब इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, 4 जुलाई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। आपको बताना है, उस खाद्य फसल का नाम बताना है जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, चावल। चावल भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है चावल का भारत में। ये भारत की मुख्य खाद्य फसल है। आपको बता दें कि गेहूं भारत में मुख्य खाद्य फसल के नंबर पर दूसरे नंबर पर आते हैं। मतलब फर्स्ट नंबर पर कौन सी फसल आती है? चावल आती है। और लेकिन सेकंड की बात करें तो सेकंड नंबर पर आता है गेहूं आता है। तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चावल। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है? आपको बताना है कि जो चुनाव आयोग है वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया है। तो याद रखिएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 354। देखिए, अनुच्छेद 324 के अनुच्छेद 324 देखिए, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 324 के अनुसार
निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का अधिकार निर्वाचन आयोग में निहित होता है। तो याद रखिएगा जो अनुच्छेद 324 है उसके अंतर्गत चुनाव आयोग की स्थापना की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उस खाद्य फसल का नाम बताइए जो भारत में सबसे अधिक उपजती है। अभी मैंने बता दिया है आपको, ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ, इसका क्षेत्र होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, चावल। कौन सा होगा? चावल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फारसी के साप्ताहिक मिरात उल अखबार को कौन प्रकाशित करता है? फारसी के साप्ताहिक मिरात उल अखबार को कौन प्रकाशित करता है? तो कौन करता है? राजा राम मोहन राय, मतलब ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाए। देखिए 821 ईस्वी में ताराचंद्र और भवानी चरण ने बंगाली भाषा में साप्ताहिक पत्र संवाद कौमुदी निकाला, लेकिन दिसंबर 1821 में भवानी चरण ने संपादक पद से त्यागपत्र दे दिया था, तो उसका भार किसको चले गया था? राजा राम मोहन राय ने संभाला था। तो याद रखिएगा जो फारसी के साप्ताहिक है मिरात उल अखबार, उसका प्रकाशन कौन करता था? तो राजा राम मोहन राय करते थे। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उसका क्षेत्र का ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, गुजरात। कौन सा राज्य? गुजरात। देखिए भारत में प्रतिवर्ष 160 लाख टन नमक का उत्पादन किया जाता है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नमक उत्पादक देश है। भारत का नंबर कौन सा आता है? 3rd नंबर पर आता है, विश्व में तीसरे नंबर पर आता है नमक उत्पादन में। गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भारत के 4 प्रमुख नमक उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा तमिलनाडु है। ओडिशा में भी गंजम, पुरी और बालसोर में लगभग 30,000 टन नमक का उत्पादन किया जाता है। याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य गुजरात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति से स्वतंत्र है? किसी पिंड का गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति से स्वतंत्र है क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी संहित। किसी पिंड का जो गुणधर्म जो विश्व में अपनी स्थिति से स्वतंत्र है क्या कहलाता है? संहति कहलाता है। क्या कहलाता है? संहति कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो पहला ज्ञात गुप्त शासक था श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त पहला ज्ञात गुप्त शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। देखिए चंद्रगुप्त जो था ना प्रथम, वो गुप्त वंश का पहला वास्तविक संस्थापक था और उसकी राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र थी। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या जाएगा? पहला गुप्त शासक कौन था? पहला ज्ञात गुप्त शासक तो श्रीगुप्त था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस राज्य में केवल एक महिला मुख्यमंत्री बनी थी? आपको बताना निम्न में से किस राज्य में केवल एक महिला मुख्यमंत्री बनी थी? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, राजस्थान। देखिए राजस्थान एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी पहली मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया दिसंबर 2003 से दिसंबर 2008 तक थी। उल्लेखनीय कि वर्ष 2013 में हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत प्राप्त कर वसुंधरा राजे ने पुनः राजस्थान की मुख्यमंत्री भी बनी थी। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चीनी मिलें हैं? तो कौन सा राज्य है भारत में जहां पर सर्वाधिक चीनी की मिलें हैं? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, महाराष्ट्र में। देखिए चीनी मिलों की संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक मिलों वाला राज्य है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र, मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो पौधे किस विधि से भोजन का निर्माण करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से पौधे क्या करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? तो एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया है? तो ये किया है कृष्ण प्रथम ने। तो महाराष्ट्र के एलोरा में जो कैलाशनाथ मंदिर है उसका निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने किया था। आपको बता दें कि यह मंदिर बैसर शैली में निर्मित है। तो याद रखिएगा जो एलोरा कहाँ पर स्थित है? तो एलोरा याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो जो महाराष्ट्र में एलोरा स्थित है उसकी जो कैलाश मंदिर है, कैलाशनाथ मंदिर, उसका निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने कराया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? तो ये था गुप्त काल। जो गुप्त काल था उसको भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, एक्स किरणें वास्तव में विद्युत चुंबकीय तरंगे, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सर्वाधिक वर्षा के कारण भू मध्य सागरीय क्षेत्र
पहचाना जाता है सर्वाधिक वर्षा के कारण भूमध्य सागरीय क्षेत्र पहचाना जाता है कब? शीतकाल में। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में जाड़ों में सर्वाधिक वर्षा होती है। कब होती है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र होते हैं वहां पर जाड़ों में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगर बात करें शीतकाल में, इस क्षेत्रों में चक्रवातीय प्रकार की वर्षा होती है और शीतकाल में चक्रवातीय प्रकार की वर्षाएं होती हैं। यहाँ ग्रीष्मकाल शुष्क एवं गर्म होती है। इस क्षेत्र को विश्व का बगीचा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व का बगीचा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक हुआ है? तो याद रखिएगा, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक हुआ है? तो ये हुआ है सिंधु नदी। देखिए, ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियां जो व्यास, सतलज और अन्य हैं का वर्णन कई बार हुआ है, परंतु गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सूत्र का यहाँ पूछा गया था, ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक हुआ है? तो सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो किस देश के संविधान से लिए गए हैं भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार? आपको पता होगा जो भारतीय संविधान है वो सभी देशों के संविधानों को मिलाकर बनाया गया सुधार की पोटली भी कहा जाता है। तो इसमें जो मूलभूत अधिकार है वो किस संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आपके अमेरिका के संविधान से। जो मूलभूत अधिकार है जिन्हें आप फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। वर्तमान में हमारे संविधान में कितने? 6 मूल अधिकार वर्णित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नाइट्रोजन की अधिकतम मात्रा निम्नलिखित पदार्थ में पाई जाती है? तो नाइट्रोजन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? यूरिया में पाई जाती है। इसमें कितना? 46% नाइट्रोजन होता है। कितना होता है? 46% नाइट्रोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डीएनए में निम्नलिखित इकाई होती है। तो डीएनए में कौन सी इकाई होती है? तो ये होती है डीऑक्सीराइबोस। क्या होता है? डीऑक्सीराइबोस इकाई होती है डीएनए में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या? फुल फॉर्म बताना है आपको जीडीपी का। इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद एक समय की अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का मौद्रिक माप होता है। क्या होता है? जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है और उसे हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। अगर इसकी डेफिनेशन बताऊं तो एक समय की अवधि में, मतलब एक टाइम की अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का मौद्रिक माप होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, कंटूर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो क्या दर्शाती हैं? तो क्या दर्शाती हैं? इसका क्षेत्र ऑप्शन नंबर सी, बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र। देखिए, कंटूर वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो दर्शाती हैं बराबरी ऊंचाई वाले क्षेत्रों को। समलवण रेखा की बात करें, समलवण रेखा समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है। जैसे कंटूर रेखा क्या होती है? बराबरी ऊंचाई वाले क्षेत्र को, और लेकिन बात करें समलवण रेखा तो समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा होती है। अगर बात करें समदाब रेखाओं की तो समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली काली रेखाओं को कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। इस क्वेश्चन का उत्तर होगा बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र कंटूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड का लेखक कौन है? तो जो पुस्तक है ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड, इसका लेखक है एन.आर. नारायण मूर्ति। इन्फोसिस कंपनी का नाम सुना होगा, उसके फाउंडर एंड चेयरमैन है एन.आर. नारायण मूर्ति द्वारा लिखी गई पुस्तक है ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना? तो ये है बड़ौदा। जैसे तेल रिफाइनरी तथा उसके द्वारा वर्ष 2012-13 में किए गए तेल शोधन के आंकड़ों के अनुसार इस क्रम में मैं आपको बता दूं, जो कोयली बड़ोदरा में स्थित है वहां पर 13,155 टन, और अगर मुंबई की बात कीजिए, बीपीसीएल की बात की जाए तो 13,77,000 टन, और विशाखापट्टनम एचपीसीएल की बात की जाए तो वहां पर 8,28,000 टन। इस प्रकार सबसे फर्स्ट नंबर पर हमारा आ रहा है बड़ोदरा का आईओसी। इस समय भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना कौन सा है? बड़ोदरा आईओसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे गहरा महासागर इनमें से कौन सा है? बताना है आपको सबसे गहरा महासागर इनमें से कौन सा है। तो ये है प्रशांत महासागर। सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। देखिए, जो प्रशांत महासागर का जो मेरियाना खाई है, मेरियाना ट्रेंच का नाम सुना होगा, उसकी लंबाई कितनी है? 11,033 किलोमीटर है, जो सबसे गहरी। कितनी लंबाई है उसकी? पहली बात तो 11,033 किलोमीटर है, जो कि सबसे गहरी है। मेरियाना ट्रेंच बहुत गहरी है। चलिए, वैसे इसकी लंबाई 11,033 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है? तो मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाते हैं? मुख्य। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश
को, और अगर बात की जाए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है, तो इसको राष्ट्रपति दिलाते हैं, परंतु सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये कि किसको कौन शपथ दिलाता है, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसकी अगर मुख्य न्यायाधीश की, चीफ जस्टिस की बात की जाए तो उसको तो कौन दिलाते हैं, प्रेसिडेंट दिलाते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो होते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को, तो उनको चीफ जस्टिस दिलाते हैं, मतलब मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं शपथ, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका के प्रेरी है, उत्तरी अमेरिका के प्रेरी है शीतोष्ण घास स्थल। जो उत्तरी अमेरिका के प्रेरी का विकास संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में पश्चिम में रॉकीज पर्वत तथा पूर्व में शीतोष्ण पर्णपाती वनों के मध्य विस्तृत शीतोष्ण घास स्थल। तो याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका के प्रेरी को शीतोष्ण घास स्थल को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी जुलाई 1964 को। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी 1 जुलाई सन 1964 को की गई थी। अन्य विकास बैंकों की तरह उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण तथा अन्य विकासात्मक सेवाएं प्रदान करता है। क्या करता है ये? अन्य विकास बैंक होते हैं उनकी तरह उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण देते हैं तथा अन्य विकासात्मक सेवाएं भी प्रदान करते हैं। शीर्ष बैंकों के रूप में यह अन्य विकास बैंकों को पुनर्वित्तयन भी करता है। तो याद रखिएगा जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है उसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 को की गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से ब्राजील की अधिका मतलब ऑफिशियली भाषा का नाम क्या है? आधिकारिक मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज का नाम क्या है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, पुर्तगाली। ब्राजील की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो याद रखिएगा पुर्तगाली लैंग्वेज है। ब्राजील की राजधानी की बात करूं तो साओ पाउनो ब्राजील की राजधानी है। ब्राजील की मुद्रा की बात की है तो रियल ब्राजील की मुद्रा है। ब्राजील दक्षिण अमेरिका महादेश में आता है। कहाँ पर आता है? दक्षिण अमेरिका। एक प्रसिद्ध शहर का नाम बता देता हूँ, रियो दी जेनेरियो ब्राजील का शहर है, जहाँ 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन और 2016 का ओलंपिक भी आयोजित किया गया है। कहाँ पे किया गया है? रियो दी जेनेरियो में 2016 का ओलंपिक हुआ था और 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, जलवायु परिवर्तन भी आयोजित किया गया। तो याद रखिएगा ब्राजील की ऑफिशियल लैंग्वेज है पुर्तगाली, राजधानी है साओ पाउनो और ब्राजील की मुद्रा है रियल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? ठीक है, 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जसवंत सिंह के धर्मत के युद्ध में किसकी ओर से भाग लिया था? जसवंत सिंह ने धर्मत के युद्ध में किसकी ओर से भाग लिया था? ये भाग लिया था दारा शिकोह की ओर से। किसकी ओर से भाग लिया था? दारा शिकोह की ओर से भाग लिया था। मुगल बादशाह शाहजहां की बीमारी के पश्चात मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में जसवंत सिंह ने शाहजादा दारा शिकोह की ओर से उज्जैन के पास धर्मत के युद्ध में भाग लिया था। तो कहां से लिया था? दारा शिकोह की ओर से भाग लिया था जसवंत सिंह ने धर्मत के युग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धन पूंजी किसका उदाहरण है? धन पूंजी किसका उदाहरण होती है? तो ये होती है चलायमान पूंजी का। धन पूंजी किसका उदाहरण होती है? तो चलायमान पूंजी का उदाहरण होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस पर्वत स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो जो पचमढ़ी है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित पचमढ़ी जो है पर्वतीय स्थल है, उसको सतपुड़ा श्रेणियों के बीच स्थित होने के कारण इसको क्या कहा जाता है? सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, रेशम के कीड़े का पालन क्या कहलाता है? तो जो रेशम के कीड़े का पालन कहलाता है सेरीकल्चर। क्या कहते हैं उसे? सेरीकल्चर। मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, गोपुरम निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? तो गोपुरम का संबंध है चोल वंश से। किस वंश संबंधित है? चोल वंश से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रवाल मिट्टियां प्रतिरूप हैं। प्रवाल मिट्टियां प्रतिरूप, तो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की। किसकी है? प्रवाल मिट्टियां किसकी प्रतिरूप होती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टीएफटी का विस्तारित रूप क्या है? आप लोग टीएफटी, तो टीएफटी का विस्तारित रूप क्या है? कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। क्या होता है? थिन फिल्म ट्रांजिस्टर टीएफटी का पूर्ण रूप होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा खाता सामान्यतः ब्याज नहीं देता है? आपको बताना है कि कौन सा खाता सामान्यतः ब्याज नहीं देता है। तो जो चालू खाता होता है, चालू खाता वो सामान्यतः ब्याज नहीं देता, जबकि बचत, जमा, बचत, आवर्ती और सावधि जमा ये तीनों ही सामान्यतः ब्याज देते हैं, जबकि चालू खाता पे कोई ब्याज नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, स्प्रिंग बैलेंस इनमें से किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? जो स्प्रिंग बैलेंस होता है
किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कार्य करता है हुक के नियम पर। किस पर कार्य करता है? हुक के नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? तो दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? तो ये थे तुर्क। देखिए, खिलजी मूलतः तुर्क के थे, परंतु अफगानिस्तान में दीर्घकालीन तक रहने के कारण उन्होंने उस देश की आदतों और रीति रिवाजों को अपना लिया था। उनमें से कुछ मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी के सैनिकों के रूप में भारत आए थे। तो याद रखिएगा, दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? तो तुर्की थे वो। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी इनमें से कौन सी है? तो देखिए, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है टीसीएस। ऊपर नीचे होती रहती है, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल। सबसे नंबर 1 की टॉप सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? अभी टीसीएस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल। क्या नाम है? धर्मपाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसमें एक भूमध्य सागरीय सतह की जलवायु है? आपको बताना है निम्नलिखित में किसमें एक भूमध्य सागरीय तरह की जलवायु है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। आपको बताना है कि इनमें से किसमें एक भूमध्य सागरीय तरह की जलवायु है? तो दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में भूमध्य सागरीय तरह की जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द्वारा जारी किए गए देश की पेपर मुद्रा को बैंक नोट कहा जाता है। आपको बताना है इनमें से किसके द्वारा जारी किए गए देश की पेपर मुद्रा को बैंक नोट कहा जाता है? तो केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए देश की पेपर मुद्रा को क्या कहा जाता है? बैंक नोट कहा जाता है। ये एक टर्म होता है बैंकिंग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वे वस्तुएं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित हैं क्या कहलाती है? तो उन वस्तुओं को क्या कहते हैं? तो उसके कहते हैं अंत्य वस्तुएं। वे वस्तु जो उपभोक्ताओं के उपभोग या फिर फर्मों के निवेश के लिए निर्धारित होती है उन्हें अंत्य वस्तुएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंत्य वस्तु। मतलब ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एमआरआई का पूर्ण रूप क्या है? एमआरआई का फुल फॉर्म बताना है आपको। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई का पूर्ण रूप क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। यह रेडियो फ्रिक्वेंसी और चुंबकीय क्षेत्र सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? रेडियो फ्रिक्वेंसी और चुंबकीय क्षेत्र सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिछले एशियाई खेलों में सबसे अधिक पदक किसने जीते हैं? तो पिछले एशियाई खेलों में सबसे अधिक पदक जीते थे चीन ने। किसने जीते थे? चीन ने जीते थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है अज्ञात। कौन सी लिपि है? अज्ञात है। नहीं तमिल है, नहीं खरोष्ठी, नहीं ब्राह्मी, अज्ञात है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वह प्रधानमंत्री कौन था जिसने संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था? आपको बताना उस प्रधानमंत्री का नाम बताना है जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, वीपी सिंह ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर लिया था, एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब आय बढ़ती है तो खपत भी किस अनुपात में बढ़ जाती है? देखिए, जब आय बढ़ती है तो खपत कम अनुपात में बढ़ती है। किस अनुपात में बढ़ती है? कम अनुपात में बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीजापुर अपनी किस चीज के लिए जाना जाता है? तो बीजापुर अपनी किस चीज के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है गोल गुंबज के लिए। बीजापुर किस लिए जाना जाता है? गोल गुंबज के लिए जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो श्रीनगर की स्थापना की थी अशोक ने। किसने की थी? अशोक ने की थी। अशोक शासक ने की थी श्रीनगर की स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता है? आपको बताने में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता? देखिए, हर्षवर्धन हैंसॉन्ग के शासनकाल में, चाणक्य चंद्रगुप्त के शासनकाल में थे, अकबर के शासनकाल में टोडरमल, लेकिन विक्रमादित्य चेतन ये गलत है। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही उत्तर, जबकि बी सी डी बिल्कुल सही है, क्योंकि हर्षवर्धन हैंसॉन्ग के शासनकाल में, चाणक्य चंद्रगुप्त ये सेम सेम वक्त में आए थे, और अकबर के शासनकाल में टोडरमल था। मतलब लेकिन विक्रमादित्य के शासन में चेतन नहीं था। मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है? आपको बताने में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है? तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, हीरा। जबकि टीवी, कंप्यूटर, चावल इनका सबका उत्पादन करना होता है, जबकि हीरे का ओनली विनिमय मूल्य होता है। ठीक है, हीरे का केवल विनिमय मूल्य होगा क्योंकि इसकी पूर्ति बहुत ही कम होती है। क्यों होगा विनिमय मूल्य, क्यों बता रहे हैं हम? क्योंकि इसकी पूर्ति बहुत ही कम होती है, अर्थात हीरे दुर्लभ होते हैं। देखिए, सबसे दुर्लभ चीज आपको अगर कभी पूछा जाए विनिमय मूल्य किसका है, तो जो सबसे दुर्लभ चीज होती है उसे ही विनिमय मूल्य की श्रेणी में रखा जाता है। इसका सीमांत तुष्टिकरण बहुत अधिक होता है। जबकि टीवी को आप कितना भी उत्पादित कर सकते हैं, कंप्यूटर कितने ही बना सकते हैं, चावल का भी उत्पादन आपके ऊपर है कि आप कर सकते हैं। जबकि हीरा क्या होता है, एक बहुत ही कम मात्रा में दुर्लभ होता है, इसलिए इसका विनिमय मूल्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारतीय सुपर कंप्यूटर उसका नाम है परम। परम सीडेक द्वारा विकसित भारत के स्वदेशी सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है। श्रृंखला में नवीनतम सुपर कंप्यूटर परम ईशान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने की? चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम क्रोमैग्नॉन मानव ने की। जो चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी हुई है उस किसने की है? क्रोमैग्नॉन मानव ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा प्रदेश सिट्रल फलों के लिए विख्यात है? आपको बताना है कौन सा प्रदेश सिट्रस फलों के लिए विख्यात है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, भूमध्य सागरीय क्षेत्र। भूमध्य सागरीय जलवायु में जाड़े में वर्षा की सघनता और ग्रीष्मकालीन के सूखा रहने के कारण विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। यह परमाणु प्रदेश रसीले व खट्टे फलों मतलब साइट्रस के लिए विख्यात है। तो सिट्रस फलों मतलब क्या होता है? रसीले और जो खट्टे फल होते हैं उसके लिए इनमें से कौन सा प्रदेश विख्यात है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में इसकी सबसे ज्यादा उपज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्प्लावी बल निर्भर करता है। तो उत्प्लावी बल किस पर निर्भर करता है? जो करता है विस्थापित तरल के केवल घनत्व पर। किस पर निर्भर करता है? विस्थापित तरल के केवल घनत्व पर निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है, आपको बताएं ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? तो देखिए, मेमोरी मैनेजमेंट बिल्कुल सही, प्रक्रिया मैनेजमेंट बिल्कुल सही, फाइल मैनेजमेंट बिल्कुल सही। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो ओएस होता है हमारे कंप्यूटर में वो क्या करता है? सभी काम करता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, उपयुक्त सभी काम करता है। तो दोस्तों आज हमने क्रैश कोर्स सेकंड नंबर का क्रैश कोर्स कंप्लीट कर लिया है एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए, जो हम आपके लिए 3000 क्वेश्चन लेके आए हैं, जिससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाना है। मैं आपको टोटल 50 वीडियो कंप्लीट करवाऊंगा, सभी की आप प्लेलिस्ट बना के आई के बटन पर जोड़ दूंगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक फटाफट एक लाइक सभी स्टूडेंट कर दिए। तो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और कमेंट बॉक्स में मेरे बताइए कि आज के जो वीडियो है क्रैश कोर्स नंबर 2 वीडियो है कैसा लगा आपको। 60 में से कितने नंबर आए और आपका आरआरबी जोन क्या है, जिससे पता किस जोन में कैसा कॉम्पिटिशन। इस 3000 क्वेश्चन से बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा, इसलिए आप एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिए और सारे वीडियो जरूर देखिए हमारे चैनल के माध्यम से। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।